बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है रेडिएशन एक्सपोजर एंड मेजरिंग यूनिट्स। रेडिएशन एक्सपोजर या पाथवे एक्सपोजर से मुराद ये है कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रेडिएशन से कहाँ कहाँ एक्सपोज होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मेन सोर्स है वो हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि खला से आने वाली कॉस्मिक रेज़ और एक्स रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़, गैमा रेडिएशन, ये तमाम के तमाम जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में लगातार जो है वो एंटर होती रहती हैं। ओजोन लेयर काफ़ी हद तक एक्स रेज़ को, गैमा रेज़ को, कॉस्मिक रेज़ को और बाकियों को रोकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर के अंदर जो तह कमज़ोर पड़ गई है वहाँ से हमारे इन्वायरमेंट में एंटर होती रहती हैं। इसमें रेडिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो गैमा रेडिएशन है, जो ओजोन लेयर को चीरती हुई ज़मीन की सरफेस तक पहुँचती है और यहाँ मौजूद हवा को पोल्यूट करती है। अल्टरनेट हमारे पास जो लैंडफिल एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि कूड़ा करकट या पोल्यूशन या इस तरह की जितनी चीज़ें हम गिराते हैं उनसे रेडॉन गैस जो है वो खारिज होती है, और ये रेडॉन गैस जो है वो 21 डोज के हवाले से आलमोस्ट ये डस्ट में और बाकी एरियाज़ में फैलती रहती है। दूसरा मेन जो हमारे पास है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ इंडस्ट्री से लगातार कोयले से या बाकी जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो हैं हमारी इन्वायरमेंट में एंटर होते रहते हैं। सेम इन दिस वे जो हम ज़मीन से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकालते हैं, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे ट्रेसेस होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में डायरेक्टली भी एंटर हो जाते हैं, और अल्टरनेटिवली अगर ये ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ टच करें जो आम हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू भी ये हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जा सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़, जहाँ हमारे पास कोयला जलता है और कोयले के अंदर ही गैसेस मौजूद होती हैं। इस तरह सीमेंट फैक्ट्री के अंदर वहाँ से रेडॉन मेनली गैस जो है रेडॉन गैस निकलती है, और रेडॉन गैस एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडॉन 26 एंड रेडॉन 228, ये दो गैसेज जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो है लगातार एक्सपोज होती रहती हैं। इसके अलावा वेस्ट होल्डिंग कंटेनर, जब हम अपने न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह को रखते हैं वहाँ से भी रेडिएशन हमारी हवा में एक्सपोज हो सकती है। हेयर क्वेश्चन कि कितनी रेडिएशन डोज हम आम रूटीन में झेल सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डोज क्वांटिटीज़ को समझना ज़रूरी है। अब डोज क्वांटिटी में पहली आपके पास आती है अब्जॉर्ब्ड डोज, एनर्जी डिपॉजिटेड इन किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय द रेडिएशन, यानी किसी भी किस्म की रेडिएशन, चाहे वो अल्फा रेडिएशन है, बीटा है, गैमा है, वो न्यूट्रॉन रेडिएशन है, वो हमारे पास एक्स रे रेडिएशन है, वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट की फॉर्म के अंदर है या वो किसी और फॉर्म में है, इसमें किसी भी रेडिएशन में ऑब्जेक्ट पर किलोग्राम कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है उसको अब्जॉर्ब डोज का नाम दिया जाता है। मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड बाय डी, विच इज़ इक्वलेंट टू एनर्जी फॉल पर यूनिट मास, और इसका जो यूनिट है दैट इज़ जूल पर किलोग्राम। नाउ अब्जॉर्ब डोज जो है वो हमें सिर्फ ये बताती है कि हमारे पास टारगेट ऑब्जेक्ट का मास इतना है और इस पर इतनी एनर्जी जो है वो फॉल की है, इतनी रेडिएशन गिरी है। डज नॉट मैटर वो रेडिएशन अल्फ़ा की है, बीटा की है, न्यूट्रॉन्स की है या एक्स रेज की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टारगेट ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आइज़, ह्यूमन चेस्ट या ह्यूमन लेग्स, कौन सा पार्ट जो है वो टारगेट एरिया के सामने था। तो इस लिहाज से अब्जॉर्ब डोज एक जनरलाइज्ड आयोनाइजेशन टेक्निक, आयोनाइजेशन क्वांटिटी है जो हमारे पास जूल पर किलोग्राम यूनिट के साथ मेजर की जाती है। सेकंड इज द डोज इक्विवेलेंट। डोज इक्विवेलेंट इज अब्जॉर्ब्ड डोज वेटेड फॉर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, यानी इक्विवेलेंट डोज में जिसको कि हम DE से शो करते हैं, इक्विवेलेंट डोज या डोज इक्विवेलेंट बेसिकली वही अब्जॉर्ब डोज है, लेकिन ये साथ में हार्मफुल इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करेगी जो मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर है। इसका प्रॉपर जो फॉर्मूला है दैट इज़ बेसिकली अब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाइड बाय RBE।
हेयर RBE स्टैंड फॉर रिलेटिव बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी हमारे पास किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आँख, नाक, कान, गला या आपके दूसरे को पार्ट्स किसके ऊपर कौन सी एनर्जी जो है वो फॉल की गई है। इसका भी बुनियादी यूनिट जो है, चूँकि RB एक यूनिट लेस क्वांटिटी, इट्स सिंपली अ नंबर, तो RB के हवाले से हमारे पास D जो है वो सेम उन्हीं यूनिट्स के अंदर आ जाएगा, यानी जूल पर किलोग्राम। फ़र्क सिर्फ ये है कि RBE फैक्टर की मदद से हम उसका इफ़ेक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सम टाइम इस चीज़ को रेडिएशन वेट या WR से भी शो किया जाता है। तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डोज क्वांटिटी है, दैट इज़ द इफ़ेक्टिव डोज। इफ़ेक्टिव डोज मीन इक्विवेलेंट डोज, यानी DE वेटेड फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ हार्मफुल ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, यानी इस सूरत हाल में हम ये चीज़ जज करते हैं कि कौन सा ह्यूमन टिश्यू जो था वो रेडिएशन के सामने था। बुनियादी फ़र्क इक्विवेलेंट डोज और इफ़ेक्टिव डोज के अंदर ये है, इक्विवेलेंट डोज इंसिडेंट पार्टिकल के हवाले से है, जबकि इफ़ेक्टिव डोज टारगेट ऑब्जेक्ट के हवाले से। तो ये मेन 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम किसी भी डोज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप चेक करें कि आयोनाइजेशन रेडिएशन के जो SI यूनिट्स हैं, पहला अब्जॉर्ब डोज, इसका SI यूनिट इज ग्रे विच इज़ जूल पर किलोग्राम, और इसका मतलब क्या है, एनर्जी अब्जॉर्ब बाय रेडिएटेड सैंपल ऑफ द मैटर, रेडिएशन टाइप नॉट डिफ्रेंशिएटेड, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता टारगेट पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्फ़ा बीटा गामा में से कौन सा है, ये जनरलाइज्ड है। अगर इसी को हम रेडिएशन वेट या बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज़ इक्विवेलेंट डोज या डोज इक्विवेलेंट, डिनोटेड बाय DE। इसका SI यूनिट है साइवर्ट, सेम यूके हमारे पास WR एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो इट इज़ जूल पर किलोग्राम। अब इसकी मीनिंग क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन होल ह्यूमन बॉडी यूनिफॉर्मली रेडिएटेड विद रेडिएशन टाइप ऑफ वेट फैक्टर WR, मल्टीपल रेडिएशन टाइप रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ ईच विच आर देन समेटेड, यानी हमारे पास हम डिफरेंट एलिमेंट के लिहाज से और उनकी एनर्जी के लिहाज से इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। सेम इन दिस वे तीसरा हमारे पास जो इसमें फैक्टर आता है वो अगेन साइवर्ट के अंदर ही है, लेकिन इसमें अब इफेक्टिव डोज आते हैं कि ओवरऑल इफेक्टिव या विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू 1, टिश्यू 2, टिश्यू 3, तीनों के अंदर अलग अलग टिश्यूज़ के ऊपर कितनी एनर्जी जो इफेक्ट करती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी with radiation weighting factor WR and tissue factor WT for each part. So overall effect is summation of effective dose to parts, यानी different parts के ऊपर। If whole body radiated uniformly, then body part weighting summate to 1. So overall effect can be written as equivalent close. अब ये 3 फैक्टर्स काइंडली इनको प्रॉपर्ली प्रिपेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास अगर आप इनको देखें तो मिली साइवर्ट में डिफरेंट एक्सपोजर में वॉचिंग टीवी फॉर अ ईयर इज 10 मिली साइवर्ट कंसिडर सेफ। इसी तरह रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ईयर इज 10 मिली साइवर्ट। वेयरिंग रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस वॉच फॉर अ ईयर, जो अभी खैर ज़्यादा कॉमन नहीं है, इट इज़ वैल्यू इज़ 30, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैविंग अ चेस्ट एक्सरे इज़ 200 मिली साइवर्ट। चेक दिस आउट स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दोनों का रिलेशन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर अ ईयर इज़ ओनली 10 मिली साइवर्ट, लेकिन एक दफ़ा चेस्ट एक्सरे दैट इज़ 200 मिली साइवर्ट। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सरेज जो है, चेस्ट एक्सरेज किस हद तक डेंजरस हैं। सेम इन दिस वे रेडिएशन फ्रॉम ए ब्रिक हाउस पर ईयर 750 एंड सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज़ आप प्रॉपरली स्टडी कीजिएगा। सेकंड, जो डोज इक्विवेलेंट के लिहाज से डिफरेंट पार्टिकल कैसे डैमेज करते हैं, सो डैमेज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल अनलेस सोर्स एंटर द बॉडी, यानी जब तक अल्फा पार्टिकल जिस्म से बाहर है ये कम इफेक्ट करेगा। अलबत्ता अल्फा और बीटा कैन कॉज रेडनेस एंड सो ऑन द स्किन। सम अदर लो लेवल रेडिएशन इफेक्ट आर लॉस ऑफ हेयर, ulceration, stiffness of lungs and a drop in white blood cell which is followed by sickness pattern of diarrhea, vomiting and fever known as radiation sickness. Bharal, high level of radiation may disrupt the blood cells seriously leading to disease such as anemia and leukemia. Chromosome abnormalities, mutation may cause delayed genetic effects such as cancer, eye contact and abnormalities in future generation. These may develop many years after exposure to the harmful
रेडिएशन। यानी यहाँ पे आप नोट कीजिए कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल अगर जिस्म से बाहर है ये इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिस्म के अंदर है ये ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। बीटा पार्टिकल अगर जिस्म से बाहर है तो जिस्म के ऊपर रेडनेस या स्किन के ऊपर निशान पड़ जाएंगे। गैमा रेडिएशन बॉडी के अंदर से गुजर जाता है और इसको सिर्फ हम लेड की मदद से रोक सकते हैं। और ये तमाम रेडिएशन अगर स्किन के अंदर हैं तो हमारे पास जनरली बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, लॉन्ग रन में ये हमारे जेनेटिक इफेक्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। काइंडली इसको बुक से प्रॉपर स्टडी कीजिएगा, ये प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर